Welcome students. Welcome to my class on Banker and Customer, the Negotiable Instruments Act 1881. We'll be discussing here what is the relationship between a banker and a customer, the legal relationship. So what do we mean by a banker? The Negotiable Instrument Act, it defines a banker as including any person acting as a bank. So this is the definition. This is the meaning. The business of banker क्या होना चाहिए? In ordinary course, it consists of what? The business of banker in ordinary course consists of deposits collect करता है, takes deposit accounts, takes current account open करता है, issue and pays checks, collect checks crossed and uncrossed for his customers. कि क्रॉस चेक है या अनक्रॉस चेक है वो कस्टमर्स के बिहाफ पे कलेक्ट करता है. सो दिस इज द रोल ऑफ अ बैंकर. और कस्टमर क्या है? द टर्म कस्टमर हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो कस्टमर होने के लिए व्हाट शुड बी देयर, कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं व्हिच कैन बी देयर? जो कस्टमर है मतलब ही शुड हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द बैंक. और वो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? वी कैन सी इट ओवर हियर. नंबर 1, ही मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंट विद द बैंक. उसका बैंक के साथ किसी भी तरह का अकाउंट होना चाहिए. इवन ए सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट हिम एज अ कस्टमर. ठीक है, चाहे उसने सिंगल ट्रांजैक्शन बैंक के साथ किया है तो भी वो कस्टमर ही माना जाएगा बैंक का. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस इज एंटिसिपेटेड बट नॉट इंसिस्टेड अपॉन. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटिसिपेट की जाती है कि अगर कोई कस्टमर है तो रिपीटेडली कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, बट ये इंसिस्ट नहीं कर सकते, इस पे जोर दे के जबरदस्ती नहीं करवा सकते. फोर्थ पॉइंट क्या है? द डीलिंग मस्ट बी ऑफ ए बैंकिंग नेचर. बैंक के साथ जो डीलिंग है वो बैंकिंग नेचर की होनी चाहिए. मतलब कि आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, निकलवा रहे हो, लोन ले रहे हो एक्सेट्रा, या और भी कोई आपकी बैंक के साथ डीलिंग है, आपने लॉकर ऑपरेट कर रहे हो एक्सेट्रा, तो देन द पर्सन इज कंसिडर टू बी एज अ कस्टमर. लीगल रिलेशनशिप क्या हो सकता है बैंकर और कस्टमर के बीच? ठीक है, लीगल रिलेशनशिप बेसिकली रहता है. ऑर्डिनरी रिलेशनशिप क्या है? डेटर एंड अ क्रेडिटर. अब डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर हो गया डेट देने वाला. ठीक है, बेसिकली फर्स्ट केस में क्या है? डेटर कौन है? डेटर इज द कस्टमर. ठीक है, और फर्स्ट डेटर इज द वन हु इज टेकिंग द डेट. और क्रेडिटर कौन है? जो क्रेडिट दे रहा है. तो क्रेडिटर इसमें कौन हो गया? क्रेडिटर इज अ कस्टमर. और डेटर कौन हो गया? बैंकर हो गया. जब आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, ठीक है, तो बैंकर हो गया डेटर और क्रेडिटर हो गया कस्टमर. और अगर लोन ले रहा है कस्टमर तो रिलेशनशिप ये ऑपोजिट हो जाएगा. तो कस्टमर जो है वो बन जाएगा डेटर और बैंकर बन जाएगा क्रेडिटर, उधार देने वाला. क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप हो जाएगा व्हेन अ कस्टमर विल टेक द लोन फ्रॉम अ बैंकर. ठीक है, तो इस केस में बैंकर जो है क्रेडिटर बन जाएगा और कस्टमर डेटर बन जाएगा. और एज पर द एक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर इज रेगुलेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. और लीगल रिलेशनशिप जो इसेंशियली है इनके बीच में, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर. द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन द पार्टीज आर टू बी फाउंड. ये कहाँ होंगे टर्म्स? जब बेसिकली आप बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म लेते हो एक्सेट्रा, रूल्स रेगुलेशंस जहाँ रहती हैं, तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है. In the rules and regulations of the bank, notify to the customer at the time when an account is opened. जिस वक्त वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, और from the course of dealings between the parties where such dealings have taken place from some time. And over a period of time जब वो बैंक से डील करता आ रहा है तो उसको पास ऑन हो रही हैं टर्म्स कंडीशन एक्सेट्रा. तो रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड a customer is that of a contractual nature. बेसिकली जो ये रिलेशनशिप है इनके बीच का, ये स्पेशल रिलेशनशिप है. इसमें नंबर 1 है बैंक कैसे एक्ट कर रहा है? बैंक इज एक्टिंग लाइक अ ट्रस्टी. बैंक ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि बैंक के ऊपर मैं बेसिकली ट्रस्टी की क्या ड्यूटी होती है? ट्रस्टी इज अ होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ बेनिफिशियरी.
जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, और बेनिफिशियरी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। सो सेम वे बैंक के केस में क्या होगा कि बैंक विल बी अ ट्रस्टी फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए वो ट्रस्टी होगा, कस्टमर उस पर ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करके उसने उधर कहा कि अपना लॉकर खुलवाया है, हाँ अपने पैसे वहां पे रखे हैं, ताकि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो वापस बैंक से वो चीज ले लेगा, चाहे पैसे चाहे सामान जो भी उसने वहां पे रखा है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है रिलेशनशिप में बेली एंड बेलर, ठीक है, कि बैंक और बैंकर का कस्टमर का रिलेशनशिप बेली और बेलर का होगा। इसमें कस्टमर बेलर कब बनेगा, कस्टमर जब लोन लेने के लिए कोई फिजिकल सिक्योरिटी बैंक के पास कोई चीज गिरवी रख रहा है, गहने रख रहा है, ठीक है, ज्वेलरी रख रहा है एक्सेट्रा, तो उस केस में जब वो रख रहा है तो वो कस्टमर क्या है, बेलर, और बैंकर क्या है, बेली। एज ए बेली बैंकर को उस ज्वेलरी की प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, जब तक कि वो लास्ट उसकी कि वो जो लोन की इंस्टॉलमेंट उसको रीपे नहीं कर देता कस्टमर। सो लोन जब भी वो ले रहा है तो उस केस में कस्टमर ले रहा है तो रिलेशनशिप बन रहा है बेली एंड बेलर, वे बैंकर विल बी अ बेली। देन थर्ड पॉइंट इसके अंदर रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं लेसर एंड लेसी, कि लेसर और लेसी का रिलेशनशिप भी हो सकता है इसमें बैंकर और कस्टमर के बीच में। मतलब जो कस्टमर है वो बेसिकली बैंक से जो लॉकर है, लॉकर वो लीज पे ले रहा है, उसका वो लीज रेंट पे कर रहा है, एनुअल रेंट पे कर रहा है, उसको लीज रेंट कहेंगे। और उस केस में लेसर एंड लेसी, लेसर कौन हो गया, लेसर इज द ट्रांसफर जो ट्रांसफर कर रहा है, और लेसी कौन हो गया, ट्रांसफर ही हो गया। और जिस वो कहो कि वो कंसिडरेशन में ये हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लीज रेंट। ओके, सो लेसर एंड लेसी का रिलेशनशिप हो सकता है, एजेंट और प्रिंसिपल का हो सकता है। अब इस केस में मतलब एक कस्टमर है वो अपने बैंकर को कह रहा है कि उसने मतलब कि जो चेक्स हैं उसके बिहाफ पे कलेक्ट करने हैं, बिल्स कलेक्ट करने हैं, कुछ रेंट की पेमेंट है, तो वो रेंट की पेमेंट उसमें से करेगा, से लॉकर का ही रेंट है चाहे, या कोई और रेंट उसने पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो बैंकर को इंस्ट्रक्शन देके उससे पे करवा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करवा रहा है, तो उस केस में बैंकर हो जाएगा एजेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और कस्टमर हो जाएगा प्रिंसिपल। तो बैंकर को बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस कस्टमर देगा उसके दायरे में रह के उसे इंस्ट्रक्शंस को मान के उसे काम करना है। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है एज ए कस्टोडियन। तो इसमें मतलब बैंक में बेसिकली बैंक की कस्टडी में जब चीजें हैं, क्या है, सिक्योरिटीज, जब डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो बैंकर एज ए कस्टोडियन बन जाता है, क्योंकि बैंकर की कस्टडी में वो जो भी सिक्योरिटीज है कस्टमर की वो उसके पास है, और वो एज ए केयर टेकर की तरह काम करता है। द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज सिक्स पॉइंट, एज ए गारंटर, कि बैंक जो है एज ए गारंटर एज ए श्योरिटी काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। बैंक क्या करता है, बैंक गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एंटर इनटू देयर शूज। बेसिकली जो हमने इंडेमनिटी और गारंटी का चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि विच विल मतलब विच मे और मे नॉट हैपन, और इट इज डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन कंटिजेंसी। तो इस केस में बैंक जहां गारंटी देगा कस्टमर की और इन केस कस्टमर से डिफॉल्ट होता है तो उसके बिहाफ पे देन बैंकर विल मेक द पेमेंट। अब बेसिकली ये रिलेशनशिप कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा बैंकर और कस्टमर का, अगर बैंकर से कस्टमर ने खाता बंद कर दिया तब भी हो जाएगा, सो वी लुक फॉर डिफरेंट केसेस। अब कस्टमर की डेथ हो जा रही है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, लुनेसी हो जाती है, यानी उसका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, इन दैट केसेस रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। द कस्टमर ने अपना अकाउंट जो है क्लोज ही कर दिया तो ये वॉलंटरी टर्मिनेशन हो गई, ठीक है, खुद से उसने अपनी मर्जी से अकाउंट बंद करवा दिया तो ये वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गया। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, वो कंपनी लिक्विडेट हो गई, ठीक है, बैंकिंग देन भी टर्मिनेट हो गया। द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट बाय द बैंक आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, बैंक ने ही कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दिया आफ्टर गिविंग द कस्टमर ड्यू नोटिस, तब भी वो रिलेशनशिप ओवर हो गया। द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, अगर कस्टमर का रिलेशनशिप बैंकर के साथ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन तक ही था
तो वो ट्रांजेक्शन ओवर होने के बाद क्या होगा, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी है, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज कंप्लीटेड और टर्मिनेट हो जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि बैंकर की ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है। बैंकर को बेसिकली क्या हम करते हैं, बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ पे हमारे डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है। जब हम उसे वापस लेने जाएं अपना पैसा, तो वो हमें वापस भी करता है। अगर हम उसी पैसे के लिए कोई चेक इशू कर दें किसी भी पर्सन को, तो वो उन चेक्स को ऑनर भी करेगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऑब्लिगेशन क्या है, एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर विद एन ऑब्लिगेशन टू रीपे टू हिम बाय वे ऑफ ऑनरिंग द चेक्स ड्रॉन अपॉन द बैंक। तो बेसिकली बैंकर की ड्यूटी क्या है, ऑब्लिगेशन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कस्टमर से, और उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसको रीपे करेगा जब भी वो कस्टमर चाहेगा। सेकेंडली क्या है, बैंक इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर अ कस्टमर्स चेक एज पर सेक्शन 31, कि बैंकर की ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। स्टैट्यूटरी मींस एज पर लॉ, एज पर एक्ट, एक्ट के द्वारा ही ये तय की गई है ऑब्लिगेशन, कि बैंकर को कस्टमर के चेक ऑनर करने हैं। ऑनर करने हैं यानी कि जब भी कस्टमर चेक किसी को इशू करेगा, तो बैंकर उसके बिहाफ पे वो पेमेंट जो है करेगा फ्रॉम कस्टमर्स बैंक अकाउंट। दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। इनको फटाफट एक बार देखेंगे जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, कि कहाँ बैंकर जो है डिसऑनर कर सकता है कस्टमर के चेक, जहां उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट नहीं है, चेक क्या है, पोस्ट डेटेड है, या फिर प्रेजेंटेड बिफोर ऑस्टेंसिबल डेट, कि जो भी डेट थी उससे पहले चेक प्रेजेंट कर दिया गया। चेक की जो लीगैलिटी है वो डाउटफुल लग रही है, मतलब कि ऐसे लग रहा है कि चेक जो है कि मतलब जो पर्सन लेके आया है कि वो मतलब कि कुछ गड़बड़ लग रही, सस्पिशन है। बैंकिंग आवर्स में अगर चेक प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, वर्किंग आवर्स में उनके, तब भी वो डिसऑनर हो सकता है। ठीक है। और प्रेजेंटेड एट ए ब्रांच वेयर द कस्टमर हैज नो अकाउंट, कि उस ब्रांच में प्रेजेंट कर रहे हैं जहां कस्टमर का कोई अकाउंट ही नहीं है। मैं अब ये कहो कि ये चीजें बदल चुकी हैं विद डिजिटल बैंकिंग एंड कनेक्टिविटी ऑफ द बैंक्स, जहां पे चेक क्या बन गया है, स्टेल बन गया है, यानी कि 3 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया। बैंक की जो है जर्नल लेयर है कस्टमर के फंड्स पे, और वो जर्नल लेयर को एक्सरसाइज करने के बाद बैंक अकाउंट में उसके कस्टमर के इतने पैसे नहीं रहते कि उस चेक को ऑनर किया जाए, तब डिसऑनर होगा चेक। और जहां जॉइंट अकाउंट है और सबने जॉइंटली साइन नहीं किया है, तब भी डिसऑनर होगा। और चेक जो है प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया गया, ठीक है, एम्बिगुअस है, इलिजिबल, पढ़ा नहीं जा रहा, अनसाइंड ऑल्ट्रेशन है, ऑल्ट्रेशन मटेरियल ऑल्ट्रेशन की साइन नहीं किया, सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे, टैली नहीं कर रहे, डेट नहीं डाली, या कुछ और इरेगुलरिटी लग रही है, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। इफ द बैंक हैज अ क्लेम फॉर सेट ऑफ लेन ऑन द फंड, ठीक है, अगर बैंक के पास बैंक has a claim for set-off lien on the funds of the customer, the bank may refuse to pay any check in excess of the balance above the claim of lien। ठीक है। कि बैंक के पास कोई सेट ऑफ लेन का क्लेम है, ठीक है, उन फंड्स के ऊपर, और वो फंड्स को पे करने के बाद एग्जॉस्ट करते हैं, तो उसके बाद इतना बैलेंस नहीं रहता कि उस पे पेमेंट की जाए। कहाँ पे चेक मस्ट बी डिसऑनर्ड, ठीक है, जहां पे काउंटरमार्ट पेमेंट कर दी है ड्रॉयर ने, जिसने चेक इशू किया उसी ने पेमेंट स्टॉप की इंस्ट्रक्शन दे दी बैंकर को, कस्टमर की डेथ हो गई, बैंकर के पास उसका नोटिस है, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। और क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो उसका बैंक अकाउंट है कस्टमर का, वो किसके पास चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास। ठीक है। तो बैंकर इस केस में उसको चेक को डिसऑनर करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैंक हैज रिसीव्ड द ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट, गार्निशी ऑर्डर बैंकर के पास आया है। ठीक है। और गार्निशी ऑर्डर का मतलब है कि उस केस में जो भी वो बैंक अकाउंट था कस्टमर का, वो कोर्ट एज पर मतलब कोर्ट ऑर्डर के द्वारा वो अटैच कर दिया गया। ठीक है। वो सीज कर दिया गया, उसमें से पैसा आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो उस केस में डिसऑनर होगा चेक। ठीक है। कस्टमर जो है लुनाटिक हो गया है या इंसिन हो गया है, और बैंकर के पास इसका नोटिस है। द ड्रॉयर इन्फॉर्म्स द बैंक दैट द चेक हैज बीन लॉस्ट। ठीक है। ड्रॉयर ने बैंक को बता दिया कि उसका कोई चेक गुम हो गया, वो नंबर के साथ इन्फॉर्म कर दिया, और वो चेक अगर आता है तो चेक वो डिसऑनर हो जाएगा। मटेरियल ऑल्ट्रेशन उसमें की हुई है चेक्स में। ठीक है।
Banker suspects the title of the person presenting the check is defective. बैंकर को लगता है कि जो पर्सन चेक को प्रेजेंट कर रहा है उसका जो टाइटल है, मतलब कि वो पर्सन बेसिकली उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, सस्पिशियस है वो. The customer informs the banker that he has assigned the balance to his credit in his account. कस्टमर ने बैंकर को इन्फॉर्म कर दिया कि जो उसके अकाउंट में पैसा है, से 1 लाख रुपया उसने पॉलिसी के लिए रखा है उसमें, और 1 लाख के बाद बाकी का इतना बैलेंस बचता नहीं है कि वही वो चेक को ऑनर किया जाए, तो फिर वो चेक डिसऑनर हो जाएगा. द बैंकर हैज नॉलेज दैट द कस्टमर इंटेंड्स टू यूज द फंड्स इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, बैंकर को नॉलेज है कि कस्टमर जो है वो फंड्स को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में यूज करना चाहता है, तब डिसऑनर हो जाएगा. In case of a check drawn by a company, if the bank receives notice of winding up order against the company, तो चेक किसी कंपनी के लिए ड्रॉ किया गया और वो कंपनी वाइंड अप हो गई है, तब तो उस केस में नोटिस उसका वाइंडिंग अप का आ गया तो डिसऑनर हो जाएगा उसका पर्टिकुलर कंपनी का जिसने वो चेक ड्रॉ किया था. ठीक है. 12th पॉइंट है where the customer of the banker receives notice to the other sorry, when the customer of the banker gives notice to the other party to close the account. कस्टमर ने ही बैंकर को नोटिस दे दिया, ठीक है, हाँ, कि अकाउंट को क्लोज करने के लिए, तब वो हो जाएगा डिसऑनर चेक. सो विल डिस्कस इन ब्रीफ नाउ व्हाट वी मीन बाय अ पेई बैंकर एंड द कलेक्टिंग बैंक. पेई बैंकर इज दैट बैंकर जो पे कर रहा है. ठीक है. ड्रॉयर ने चेक ड्रॉ किया और जिसके ऊपर उसने ड्रॉ किया, जिस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर, दैट पर्टिकुलर बैंक को क्या हम कहते हैं, पेई बैंकर. तो पेइंग बैंकर कौन सा है, बेसिकली जो ड्रॉयर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है पेई को. ओके. पेई बैंकर कौन सा है, द पेइंग बैंकर इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन एंड ड्यूटीज ऑफ द ड्रॉई बैंक in paying checks of their customers. ठीक है. ड्रॉयर इज द पर्सन हु इज राइटिंग द चेक, हु इज इशूइंग द चेक. जिस बैंक का वो चेक है, जिस जहां उसका खाता है, ठीक है, तो वहां पे वो जो पर्टिकुलर बैंक है, अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, हाँ, उधर वहां उसका अकाउंट है, तो उस केस में ड्रॉई बैंक कौन सा होगा, एसबीआई. तो एसबीआई वो जो बैंक है उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि कस्टमर के चेक्स को वो पे करेगा. Thus, paying banker is a banker upon whom a check is drawn. तो paying banker कौन है, जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया जा रहा है. Next, we'll cover what we mean by a collecting bank. ठीक है. Collecting banker कौन सा है, a banker who collects the checks, bill of exchange and other instruments on behalf of a customer is known as a collecting banker. कलेक्टिंग बैंकर जो मतलब कि चेक्स वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंजेस या अदर प्रोमिसरी नोट, सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, उसे कलेक्टिंग बैंकर कहेंगे. कलेक्टिंग बैंकर इट अंडरटेक्स टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ चेक फॉर हिज कस्टमर फ्रॉम द पेइंग बैंकर. वो पेइंग बैंकर से कलेक्ट करेगा, पेइंग बैंकर से पेमेंट कलेक्ट करेगा. A banker is under no legal obligation to collect checks drawn upon other banks for the customer. बैंकर जो है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि चेक्स को कलेक्ट करना जो अदर बैंक्स पे ड्रॉ किए गए हैं कस्टमर के द्वारा. ठीक है. There are certain protections also which are given to the collecting banker, and this I'll be sharing with you in the Google Classroom. And we have discussed about garnishee order also. Garnishee order में क्या है कि कोर्ट जो है ये ऑर्डर इशू करती है, ठीक है, और बैंक्स को ये जनरली ऑर्डर सर्व किया जाता है. अ गार्निशी ऑर्डर is an order issued by the court under order 21 rules 46 of the Code of Civil Procedure 1908, generally served on banks. बैंक्स पे सर्व करती है ये कोर्ट. इस केस में बैंकर को रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जो पेमेंट्स है उसको स्टॉप किया जाए. Such order prohibits a banker from making payments from a particular account named therein. से कोई एक पर्सन है, उसके इनकम टैक्स की रेट बढ़ी,
ठीक है, और उसके मतलब कि जब वो मतलब कि उसका वो कुछ वो केस चला तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिया जाए। ठीक है, तो उस केस में जो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, दिस ऑर्डर विल बी कॉल्ड एज गार्निशी ऑर्डर, और बैंक को वो ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। When a debtor does not repay the debt owed by him to his creditor, the latter may apply to the court for issue of a garnishee order on the banker of his debtor. ठीक है, एक डेटर जो है जो पे नहीं कर रहा है अपनी डेट क्रेडिटर को, तो उस केस में क्रेडिटर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि जो डेटर का बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिया जाए। ठीक है, सच और order attaches the debts not secured by a negotiable instrument, attaches either the entire deposit or a specified sum। या तो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट जो है वो सीज हो जाता है, या जो पर्टिकुलर अमाउंट पे करना डेट रहती थी, ठीक है, 1 लाख तक की डेट अगर रहती थी तो 1 लाख को छोड़ के बाकी का अमाउंट जो है वो अटैच कर दिया जाएगा, मतलब कि वो दैट विल बी सीज। ओके, तो या 1 लाख तक का अमाउंट अटैच किया जाएगा या पूरे का पूरा अटैच कर दिया जाएगा एज पर गार्निशी ऑर्डर। जो कोर्ट ऑर्डर्स में दिया होगा, जो डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से अकाउंट सीज किया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्लास। Whatever your doubts, we'll take those in the next session. Thank you everybody.